नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। तो ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पश्चिम बंगाल पर केसरिया रंग चढ़ाएंगे। सीएम योगी थोड़ी देर में मालदा में होंगे। तो बता दें आपको कि सीएम योगी की जनसभा है मालदा में ममता बनर्जी को घेरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की बड़ी डिमांड है। मालदा रैली से पहले सीएम योगी ने ट्वीट भी किया, बंगाल की धरती को मेरा नमन है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल की धरती पर उतरे हैं प्रचार के लिए। स्टार प्रचारकों में गिनती होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और बीजेपी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार के लिए उतार दिया है चुनावी जमीन पर, यानी कि बंगाल में। तो थोड़ी ही देर में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि ममता के गढ़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि इस सीट की अगर बात करें, इस क्षेत्र की अगर बात करें, तो बीजेपी पहले ही इसमें सेंध मार चुकी है, क्योंकि मुस्लिम बहुल ये इलाका है। ऐसे में जो ये आज का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं पश्चिमी बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए क्यों उपयोगी हैं, ये भी आपको बताते हैं। बंगाल में योगी हैं उपयोगी। पश्चिम बंगाल में योगी समर्थकों की बड़ी संख्या है। योगी यूपी सीएम के साथ साथ नाथ संप्रदाय के गुरु भी हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 25 जिलों में नाथ संप्रदाय की अच्छी खासी संख्या है। मालदा में नाथ संप्रदाय के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। मालदा से ही हो रहा है सीएम योगी के प्रचार का आगाज। तो नाथ संप्रदाय के तमाम केंद्र पश्चिम बंगाल में भी हैं। तो नाथ संप्रदाय के वोटर करीब 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो एक और सीएम योगी यूपी के विकास मॉडल को लेकर बंगाल के रण में उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे जीत का ख्वाब देख रही है। तो कैसे तुष्टीकरण के खेल में कांग्रेस में कला छिड़ गई है, ये भी समझाते हैं आपको। तो तुष्टीकरण के खेल में अंदरूनी तकरार है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता कर लिया है। 294 में से 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ का भी साथ है। आईएसएफ से समझौते पर कांग्रेस में मतभेद। अधीर रंजन चौधरी पक्ष में तो आनंद शर्मा विरोध में है। सीट समझौते को लेकर आईएसएफ भी कांग्रेस से नाराज है। सीपीएम ने आईएसएफ को 30 सीटें, कांग्रेस कोटे से भी सीट चाहता है आईएसएफ। तो आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी ने सीपीएम को जिताने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस को नहीं। तो कहीं ना कहीं कला है, अंदरूनी तकरार है, जिसका फायदा भी शायद बीजेपी को मिल सकता है। तो ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द्विवेदी लखनऊ से ब्यूरो चीफ। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे न्यूज रूम का, यानी कि ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी प्रचार का आगाज मालदा से करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है मालदा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी ने उतारा है। हालांकि वहां पहले ही सेंध मार चुकी है बीजेपी, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस क्षेत्र में प्रचार के लिए उतार दिया है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बंगाल के मिशन को समझिए। बीजेपी जिस तरीके से बंगाल के मिशन को कामयाब बनाना चाहती है, उसके लिए उन्होंने पहले से वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। सबसे बड़ी बात यह कि जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ बंगाल का जो इलेक्शन कैंपेन है वो उसकी शुरुआत की गई है। जेपी नड्डा से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता समय समय पर जो है बंगाल में कैंप कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम चेहरा, इसमें सबसे अहम किरदार हो सकता है बंगाल के अंदर, वो है हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी बात समझिए कि जिस तरीके से मालदा को सबसे पहला जनसभा के तौर पर, रैली के तौर पर चुना गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मालदा मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात है, कभी टीएमसी के गढ़ में शुमार की जाती थी।
टीएमसी के गढ़ में जा करके वहां पर हिंदुत्व को एक तरह से एकीकृत करके और उनको वोट बैंक में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में नाथ संप्रदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ी बात यह है कि नाथ संप्रदाय के एक बेस वोट बैंक होने की वजह से जो फॉलोअर हैं महंत योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि जिस तरीके से नाथ संप्रदाय को लेकर एक बड़ी मान्यता है तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ अगर देखा जाए तो चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा चुनाव, गाहे बगाहे मालदा में बीजेपी को कामयाबी मिली है। 2019 में एक लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में गई थी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भी वहां पर कुछ कामयाबी बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी को लग रहा है कि इस मुस्लिम बाहुल्य गढ़ होने के बावजूद, टीएमसी के गढ़ होने के बावजूद जो है वहां पर सेंधमारी की जा सकती है। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर कांग्रेस को 8 सीटें पिछली बार मिली थी। तो सियासी समीकरणों के लिहाज से देखा जाए सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ के गठजोड़ के बाद अब बीजेपी को वो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि अगर वो यहां पर जाकर के वो अपनी एक तरह से कामयाबी हासिल कर सकती है, तो वो उस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मालदा दौरा है वो बेहद अहम है। और अब से कुछ देर बाद वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो जनसभा वो तय करेगी कि आखिर मालदा में किस तरह की तस्वीर होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, ठीक कहा आपने। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो आदित्य, सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी बंगाल पर केसरिया रंग चढ़ाने में कितने कामयाब हो सकेंगे अपनी जनसभा के द्वारा? देखिए, जो एक संघ की और भाजपा की रणनीति है उसी के तहत योगी को बंगाल में भेजा गया है। देखिए, जैसा हमारे साथी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बोला कि एक कट्टर हिंदुत्व की छवि भाजपा में सिर्फ और सिर्फ योगी की है और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, चाहे हैदराबाद के निकाय चुनाव रहे हो या फिर बिहार का चुनाव रहा हो या फिर अब बंगाल का चुनाव। तो देश में जिस अंदाज में योगी की चुनावी समय पर डिमांड आई है और मांग आई है बहुत तेजी से, उसको देखते हुए बंगाल में जो पहली रैली की जा रही है और खासतौर से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में, वो सीधा सीधा एक संदेश देने की कोशिश है कि सभी हिंदुओं को एकीकृत किया जाए। जितने भी हिंदू वोटर है उनको फैलने ना दिया जाए, उनको बंटने ना दिया जाए। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बंगाल में 55 से 56 सीटें लगभग, हम मोटा मोटी मान ले तो 55 सीटें मुस्लिम बाहुल है, जहां पर मुस्लिम डिसाइडर है। तो ऐसे में यदि वहां पर मुस्लिम वोट थोड़ा भी बढ़ता है और हिंदू वोट एकीकृत हो जाता है तो भाजपा की जीत काफी कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है। इन्हीं संभावनाओं को बढ़ाने के लिए योगी संभावनाओं को वो मजबूत करने की दिशा में पहुंचे हुए हैं और रिजल्ट देने की दिशा में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने ब्रजेश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मालदा की बात करें तो वहां पर विधानसभा सीटों में 12 में से लगभग 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और अब अगर देखा जाए तो ये जो कला है वो अब कांग्रेस और लेफ्ट में साफ नजर आ रही है, जिसका फायदा शायद बीजेपी को हो सकता है। ब्रजेश, ब्रजेश मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोलैबोरेट करके आप देखिए, टीएमसी कभी सीपीएम को रिप्लेस किया टीएमसी ने, अब टीएमसी को रिप्लेस करने की जद्दोजहद कर रही है बीजेपी। लेकिन इस पूरे मामले में एक अहम फैक्टर यहां पर कांग्रेस है। कांग्रेस जिस वक्त अपनी साख से भी नीचे जाकर के सीपीएम के साथ समझौता कर रही है, महज 92-94 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। आईएसएफ जैसे नया गठित मोर्चा उसके साथ वो कोलैबोरेट कर रही है, उसके साथ वो जो है गठबंधन करके बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये स्थिति समझना होगा कि आखिर कांग्रेस का वोट बैंक किस स्थिति में है या कांग्रेस किस स्थिति में अपने आप को पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए विन विन वाली सिचुएशन है। अगर ये मोर्चा सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ का, अगर ये मोर्चा थोड़ा मजबूती के साथ टीएमसी का मुकाबला करता है तो उसमें अंडर प्रिविलेज किसको मिलेगा? वो सीधे तौर पर बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। तो ये पूरी अपने आप में जो सियासी बिसात है उसको बिछाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। और इसके साथ एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियों की कमजोरी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारने की बात है, त्रिपुरा से लेकर मणिपुर तक, इसके साथ ही आप चाहे केरला हो या बंगाल हो, कहीं पर भी हो, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड है
एक बड़े पॉलिटिकल कैंपेनर के तौर पर वो जाने जाते हैं, और ऐसे में बंगाल में उनको उतार करके जो पोलराइजेशन का माइलेज है वो बीजेपी उठाना चाहेगी। क्योंकि सोचिए, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है मालदा की। मालदा एक ऐसा जगह है जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा, और सबसे बड़ी चीज ये है वहां तस्करी से लेकर के अगर देखा जाए तो घुसपैठ तक न जाने कितने ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मालदा की बेल्ट में है। और सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों को उठा करके बीजेपी जो है एक बार फिर से बड़े लेवल पे पोलराइज कर सकती है। तो ये एक जो मालदा के स्थानीय वोटर हैं वो कम से कम इस मामले को लेकर के कि आए दिन जो घुसपैठ होती है, आए दिन जो न्यूसेंस क्रिएट होते हैं बॉर्डर से कम बीजेपी के आने से वो खत्म होंगे। तो वो एक तरह का माइलेज भी बीजेपी को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर जनसभा के बाद समीकरण किस तरह से चेंज होंगे, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आदित्य, आपका रुख करूंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी को इस बात का अंदेशा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव यहाँ बंगाल में छोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला चला है। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, उन्होंने वो ये था कि बंगाल की बेटी, लेकिन हालांकि इसका जवाब बीजेपी ने दे दिया। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारे बीजेपी वो वोटर जो कि कोर वोटर है यहाँ पर ममता बनर्जी का, क्या उसको अपने पाले में कर पाएगी? देखिए, ममता ने जो मुद्दे वहां पर उठाए कि बंगाल में बंगाली मानूस, उसको तो भाजपा ने तुरंत ही जवाब दे दिया था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बंगाल का ही होगा। योगी आदित्यनाथ को जहां तक वहां भेजे जाने की बात है, तो आपको बता दें, यहाँ पर भाजपा ने एक आंतरिक सर्वे कराया था। उस सर्वे में मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड यदि किसी नेता की भाजपा के अंदर है तो वो है योगी आदित्यनाथ, और उसकी साफ वजह है कट्टर छवि। कोई भी मसला रहा हो, योगी आदित्यनाथ ने मतलब पूरे तीखे अंदाज में डिसीजन लिए हैं और उनको लागू भी कराया है। चाहे सीए के मुद्दे पर लखनऊ में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, उस पर वसूली का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो, उसके बाद ही भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्रियों ने उनको फॉलो करना शुरू किया है। तो ये जो लोकप्रियता है, ये जो कट्टरता है, कट्टर हिंदूवाद है, वो कहीं ना कहीं वहां पर काम आएगा। जैसा कि विजय ने बताया कि घुसपैठ सहित तमाम ज्वलंत मुद्दे मालदा में पूरी तरह से जीवित है, उनको कैद करने का काम भाजपा योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही करेगी। और योगी आदित्यनाथ जितनी कट्टरता के साथ वहां पर अपनी भाषा देते हैं, जो उनका चित परिचित अंदाज है, जब उस अंदाज में वहां पर वो स्पीच देंगे तो तय बात है कि हिंदुत्व वोटों का एकीकरण होगा, और जिसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होगा। बाकी कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस, इन सब में बंटवारा होना ही होना है। चलिए ठीक है, आदित्य और ब्रजेश बने रहिए हमारे साथ। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने वजूद की तलाश कर रही है, लेकिन इस सियासी राह में कांग्रेस के सामने कई रोड़े हैं। कैसे, वो आपको समझाते हैं। बंगाल में वजूद की तलाश में कांग्रेस और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कांग्रेस जीतना चाहती है ये सियासत। तो नए मददगारों की तलाश, पुराने साथ छोड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी बंगाल में ममता के साथ में है, तो हाशिए पर जा चुकी है लेफ्ट के सहारे कांग्रेस पर। कांग्रेस दम भर रही है। सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कांग्रेस जीतना चाहती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार का समीकरण देखें तो पूरे गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी साथ में है। लेकिन अब बंगाल में क्या हो रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ में, लेकिन आरजेडी ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस का। अब आरजेडी हो गई है टीएमसी के साथ में। तो सबसे बड़ी बात ये जो अंतरकलह चल रहा है, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ है मालदा, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बड़ी कटी हुई लग रही है। अगर बात करें शीर्ष नेतृत्व की, तो वो वहां पर आखिर प्रचार प्रसार करने से क्यों दूरी बनाए रखे हुए है? देखिए, अभी तो चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ, चुनाव में कैंडिडेट भी नहीं घोषित हुए। हमारी तो ये परंपरा रही है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व से मतलब है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर इनकी बात है, तो ये जब चुनाव शुरू होता है जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है और जो जितनी मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी के वेस्ट बंगाल में कार्यक्रम लगे हुए वो जाएंगे।
और वही नहीं, हमारे 30 और शायद 40 स्टार कंपेनर है जिसमें पूरे कांग्रेस पूरी शक्ति पूरी ताकत के साथ वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ेगी और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी चुनाव प्रचार में जाएगा। नहीं प्रमोद जी, देखिए अगर आप ये बात कह रहे हैं कि अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए हैं, इसी वजह से अभी शीर्ष नेतृत्व नहीं उतर रहा है, तो देखिए तमिलनाडु में भी तो पहुंचे हुए हैं ना राहुल गांधी प्रचार प्रसार के लिए, और यही एक जरिया होता है जिसके जरिए लोगों के बीच में अपनी पैच बनाई जाती है, फिर उसका फायदा चुनावों में उठाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल तक तो वो केरल में थे, तमिलनाडु में थे, तो अब आज कल परसों कुछ समय तो होगा जिसमें वहां से जब आ जाएंगे तभी तो यहाँ आएंगे कि केरल और दोनों साथ कर लेते वो तमिलनाडु। तो वहां भी गए। जब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप सवाल पूछ रही तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वो बंगाल भी जाएंगे, आसाम भी जाएंगे और उनका सिलसिलेवार दौरा लगा हुआ है। अभी एक स्थिति है कि यहाँ पे ये भी नहीं मालूम कौन सी सीट पे हम लड़ेंगे, कौन सी सीट पे लेफ्ट लड़ेगी या और दल लड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे उतनी व्यवस्थित स्थिति नहीं है हमारी जितनी तमिलनाडु और केरला और पौंडीचेरी में है। तो यहाँ ये फर्क है इन तीनों से। आसाम में जैसे आज प्रियंका गांधी पहुंची हुई, कल से दौरा कर रही है, तो जहाँ सीटें डिक्लेयर हो गई हैं मालूम है। अब अन्ना डीएमके के साथ तो हम पिछला भी चुनाव लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट का भी लड़ चुके हैं, तो वहाँ सीटें यानी कि प्रमोद तिवारी जी, आप ये बात कह रहे हैं कि अभी सीटों को लेकर खींचतान है, स्थिति क्लियर नहीं है, इसीलिए दूरी बनाए रखे हुए अभी। खींचतान तो आप बोल रही हैं, खींचतान मैंने नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि सीटें डिसाइड नहीं हुई। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी बनाम टीएमसी और विपक्ष की लड़ाई है, लेकिन इस सियासी जंग में तुष्टीकरण का खेल भी खूब खेला जाता है। साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक हिंसा का भी इतिहास रहा है। तो कैसा है पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल, ये भी आपको समझाते हैं। निशाने पर बीजेपी, तो क्या सरकार बनाएगी? तो क्या बनाएगी सरकार? तो बंगाल में इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी और विपक्ष। तो टीएमसी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। तो ब्रजेश, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी सामने आया, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी जुड़े हुए थे, जिनसे मैंने सवाल पूछा सीटों को लेकर, तो उन्होंने ये चीज तो मान ली कि भैया सीटें डिसाइड नहीं है। हालांकि वो थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे थे कि खींचतान आपने बोल दिया है, खींचतान नहीं है, लेकिन डिसाइड नहीं है, इसीलिए दूरी बनाए रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरजेडी की बात की जाए ब्रजेश, तो आरजेडी बिहार में गठबंधन में है कांग्रेस के साथ में, लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो वहां पर टीएमसी के साथ देने में, हालांकि अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, लेकिन टीएमसी का साथ है। तो आरजेडी को भी समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी का साथ देना शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो गहमा गहमी जो बनी हुई है सीटों को लेकर और जो स्थिति बनी हुई है वहां पर सियासी तौर पर, उसमें समझ आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 294 सीटों में से महज 92 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आप बंगाल में कितने मजबूत हैं। बिल्कुल। एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तक कांग्रेस को अभी तक नहीं मिल पाया। अगर एक देश की बड़ी नेशनल पार्टी अगर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अपने जो है राजनीतिक जो है उसको पूरे मिशन को आगे बढ़ा रही है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी बात जहां बंगाल की रही, देखिए बंगाल के अंदर जो मुस्लिम फैक्टर है वो बेहद ही अहम है। लगभग एक बात समझ के चलिए कि 50% से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम फैक्टर पूरी तरीके से डिसाइडिंग होगा। और ऐसे में कांग्रेस हो, सीपीएम हो या टीएमसी हो, सभी पार्टियां उसी मुस्लिम वोट बैंक के जरिए अपनी अपनी संभावनाओं को तलाश रही हैं। लेकिन आप इसके ठीक उलट बीजेपी को अगर देखिए, उसको भी इसी मुस्लिम वोट बैंक से आस है। लेकिन जहां बाकी पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ होने की आस लगा के बैठी हैं, वहीं बीजेपी उम्मीद कर रही कि जितना खिलाफ होगा उसको उतना माइलेज मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ा
जो अहम चेहरा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर होगा। क्योंकि एक बात समझ के चलिए कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं वो जगह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक एक्स्ट्रा माइलेज क्रिएट करती है। वोटिंग के लिहाज से एक जो है एक बेहतर विकल्प आपको प्रोवाइड करती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पहुंचने के बाद न सिर्फ वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोटर लामबंद भी होगा। और यही वजह की शुरुआत तो भले ही मालदा से हो लेकिन अभी एक के बाद एक। चलिए ठीक है ब्रजेश, मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। पासवान जी जी पासवान जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, दौरे पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मालदा को ही क्यों चुना है बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक को उतारने के लिए? क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो वहां पर पहले से ज्यादा सीट जीत चुकी है। लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो सेंध मार चुकी थी बीजेपी और शायद उसको मजबूत करना चाहती है, इसीलिए। मैंने देखिए ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में ममता दीदी का जो कुशासन, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, इन सब मामलों में 91 के वेस्ट बंगाल पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी एक प्रकार की शासन, पारदर्शी, ऑनेस्ट, इफेक्टिव गवर्नेंस मुख्य है। तो वहां जाकर के ये बात पहुंचाना बहुत आवश्यक है पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का अपना विजन है, अपना आइडिया, अपना कल्पना है। और सोनार बांग्ला के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, सबने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो। और ये स्पष्ट है, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के लोग हमारे रैली में आते हैं, अपना जन आशीर्वाद बना सकती है भारतीय जनता पार्टी को दे। ठीक, लेकिन पासवान साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, आखिर बंगाल में बीजेपी का जो असल मुद्दा है वो है क्या? किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है? देखिए, सोनार बांग्ला में और जितने भी केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको जानबूझ से रोका गया है, वो चाहे प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना हो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हो। आप लोगों के मन में ये डर था कि कहीं किसान सम्मान निधि के तहत किसान भाइयों को लाभ होगा तो वो मोदी के वोटर हो जाएंगे। देखिए, वेलफेयर मैकेनिज्म ये हमारा एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट और इसके तहत हम चुनाव जा रहे हैं। देखिए पासवान जी, अभी हाल ही में अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो उन्होंने ये कहा था कि बंगाल की बेटी, लेकिन बीजेपी ने भी जवाब दे दिया कि बुआ नहीं बल्कि बेटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वहां एक तस्वीर है और आपने यहाँ पे आठ देवियों की तस्वीर लगा दी कि आपकी तरफ से चेहरा क्लियर नहीं है ना। यानी कि देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव के पहले कोई चेहरा था क्या? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले कोई चेहरा था क्या? तो जो पार्टी परिवारवाद और वंशवाद पर आधारित है उनको आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व का मतलब समझ में नहीं आता। हमारे पास बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट लीडर हैं और ये आप पहले के इतिहास में देखा है। फडणवीस जी आए, योगी जी आए, बहुत सारे मैं तमाम आपको स्टेट में उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ आज हमारा कोई इफेक्टिव गवर्नेंस चल रहा है और लोगों का आशीर्वाद बेहतर मिल रहा है। तो ये कोई विषय नहीं, बहुत सारे काबिल नेता हैं, जब मौका मिलेगा सब अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन पासवान साहब, आप ये बताइए कि किसी भी चुनावों को, जितने भी अभी फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, बंगाल की अगर चुनाव की जाए तो अब बंगाल के चुनाव की अगर बात की जाए तो एक चेहरा तो चाहिए ही ना बीजेपी को, या सारे के सारे चुनाव अब मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे? यहाँ पर आपने कोई चेहरा घोषित क्यों नहीं किया है आखिर बंगाल में? तो आप एक सवाल अगर तुम्हारा अलग से पूछिएगा तो उसका अलग उत्तर थोड़ी मिलेगा। सामूहिक नेतृत्व में मैडम, ये कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल है हमारा। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं, यानी कि बीजेपी क्लियर नहीं है ना। मैं वही पूछ रही हूँ कि जब सवाल मेरा मैंने इसलिए पूछा कि क्लियर नहीं है, आखिर आपको कोई तो चेहरा रखना पड़ेगा। मैं सामूहिक नेतृत्व बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है क्लियर नहीं है। अब आपको जो समझना है समझिए, लेकिन हम लोग अपने मॉडल के साथ जा रहे हैं और उस मॉडल का समर्थन हमें मिलेगा। यानी कि बीजेपी बाद में डिसाइड करेगी चुनाव जीतने के कि मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा? ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है मैडम, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और इंटरनल डेमोक्रेसी तो सबकी राय दी जाएगी, सब तय होगा। यानी कि बीजेपी को डर है, बीजेपी को यानी कि डर है कि कहीं ना कहीं अगर चेहरा घोषित कर दिया तो ये चुनाव जीतने में दिक्कतें आ सकती हैं। अब नाउ यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मेरे मन में कोई डर नहीं है, ना हमारी पार्टी में कोई डर है। हम लोग खुले मन से चुनाव कर रहे हैं। अभी 2019 लोकसभा चुनाव में हमारा वोट 40% का था, इसलिए अभी भी बस 4% संख्या का टीएमसी के साथ
अभी जिस प्रकार का आवाज समर्थन हम लोग को मिल रहा है, तो 200 प्लस सीट ला करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार में आने वाली है। को स्पष्ट कर देता हूँ, 2 मई को दोबारा हम लोग बात करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए पासवान जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।